नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार आज के ग्लोबल दौर की आर्थिक जरूरत है और इसीलिए मुक्त व्यापार की राह में आने वाली बाधाओं को खत्म कर आर्थिक विकास में सभी देशों को लाभ मिलना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक टैरिफ वॉर को लेकर बढ़ती चिंता और दुनिया भर में अपने उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए दूसरे देशों के सामने डाली जा रही बाधाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की आशंका है। सभी देशों के व्यापक हित में है कि वो व्यापार की राह में आने वाली बाधाओं को कम करें। कोई भी देश सभी वस्तुएं नहीं बना सकता या कम से कम कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता चाहने वाले कंज्यूमर्स के लिए सभी सेवाएं मुहैया नहीं करा सकता। इसे देखते हुए ओपन ट्रेड की जरूरत है। व्यापार बढ़ने से न केवल ग्लोबल इकोनॉमी को बल्कि सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा। और समझेंगे हम इस पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में आज किस तरीके की बंदिशें आ रही हैं। ओपन मुक्त व्यापार की जब हम बात करते हैं उस दिशा में क्या कदम उठाए गए थे, इस राह की अड़चनें क्या हैं और भारत के संदर्भ में क्या बेहतर रास्ता और उसके अवरोध हैं। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। अजय दुआ हैं, पूर्व सचिव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। सर, स्वागत है आपका। अमन अग्रवाल हमारे साथ हैं, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से। हमारे साथ के बद्रीनाथ हैं, एडिटर पॉलिसी फाइनेंशियल क्रॉनिकल से, आपका स्वागत है। और रविंदर सचदेव हमारे साथ हैं, निदेशक हैं इंडिया अफेयर्स से, आपका स्वागत है। आप चारों मेहमानों का शुरुआत में दुआ साहब आपसे करूंगा कि जिस तरीके से हम ट्रेड वॉर देख रहे हैं कुछ देशों में, अमेरिका या चीन, इन सब का जिक्र आ रहा है बार बार, और जो वित्त मंत्री इस वक्त कह रहे हैं, और दुनिया को जिस तरीके से ग्लोबल आर्थिक विकास चाहिए क्योंकि सबकी हिस्सेदारी जरूरी है, कैसे ये रास्ता इस वक्त ब्लॉक दिख रहा है कुछ देशों की पॉलिसियों के चलते? क्या वो बड़े अवरोध या ब्रेकर हैं? कविंद्र जी, ये जो वित्त मंत्री महोदय ने 1 तारीख को ट्रेड के बारे में, वाणिज्य के बारे में चर्चा की है, वो एक विश्व भर के कस्टम्स कमिश्नर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने वीडियो फोन में कहा। और उन्होंने संदर्भ ये था कि हम जो बाधाएं पड़ती हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, एक देश से दूसरे देश में से व्यापार करने का, उनको कैसे कम किया जाए और उससे फ़ायदा किसको होगा। और जो भारत ने इस साल जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स था, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले इंडेक्स में हम बहुत पीछे थे पहले क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में। इस साल हमारी 52वीं पोजीशन है 181 देशों में से। तो ये संदर्भ था जिसमें वित्त मंत्री महोदय ने ये चर्चा किया। अब ये कठिन चीज है करना कि बिल्कुल मुक्त ट्रेड हो जाए दुनिया भर में। ये तो मुमकिन भी नहीं दिखता। जी हाँ, पूरी तरीके से नहीं, कभी भी नहीं। तो क्या आपस में जो पैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होती है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, WTO के संदर्भ में, तो ये कम से कम बाधाएं कैसे कम की जाए उसके ऊपर चर्चा होती है। और बाधाएं 2 किस्म की कहते हैं इनमें, एक टैरिफ रिलेटेड, मतलब कितनी आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। दूसरी नॉन टैरिफ, मतलब अगर आप कहें आप ट्रेड ही नहीं, हम इस आइटम को बैन कर रहे हैं, वो टैरिफ तो 0, पर आप जब ले ही नहीं उसको ट्रेड ही नहीं दे रहे, या उसमें कहा जाए आप बहुत ऐसी कंडीशन डाल दें कि आपको हर चीज़, आप आम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हर आम को एक्सरे करा के सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। संदर्भ वो भी नहीं पॉसिबल, तो उसे वैसी चीज़ों को नॉन टैरिफ कहते हैं। अभी तक दुनिया अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल के पिछले 2016 तक WTO के मार्फत कैसे ये बाधाएं कम की जाए उसकी तरफ विश्व जा रहा था। जो प्रगतिशील देश है भारत जैसे, हमें अड़चन होती थी कि हम इतना नहीं खोल सकते, कारण अगर हमने अपने बॉर्डर कम्प्लीटली खो दिए तो हम तो नए इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, तो हमारे इंडस्ट्री को ज़्यादा हिट होगा बाहर से आने का। और हम उल्टा कहते थे आप लोग अपने बाधाएं कम कीजिए जिससे जो प्रगतिशील देश है उनको फ़ायदा हो सके। पर अब हम क्या देख रहे हैं 2016 के बाद कि ये जो टैरिफ बैरियर दूसरे तो छोड़िए, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने का काम ये किया जा रहा है। अमेरिका ने शुरुआत किया
सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, सबसे ज़्यादा ट्रेड उनका हमारा भी ट्रेड उनके साथ ही बहुत है। तो अमेरिका ने टैरिफ बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने चीन के साथ किए, और हमारे साथ 2 आइटम में तो वो लगा चुके हैं, स्टील और एल्यूमिनियम। 25% एक दर, 10% दूसरे के ऊपर। और चीन के साथ शुरुआत की $200 बिलियन, फिर ऐड किया, ऐसे करते करते से कि क्योंकि चीन का यूएसए से ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, जितनी वस्तुएं उनसे आयात करता है। इसका ये संदर्भ ये है, और ये कह के कि हम अमेरिका में मेक इन अमेरिका प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें अमेरिका में नौकरियां हों और अमेरिका के कंज्यूमर्स को इसका फ़ायदा होगा या घाटा होगा, वो देखने की चीज़ है कि अमेरिका उस रेट पे चीज़ें बना सकता है कि नहीं, दर पे, उस क्वालिटी पे जो अब चीन से 20 या 30 वर्ष से आ रही थी। तो संदर्भ इसका ये है। जी वंदना जी, दो बात, जब WTO बना और उसके बाद जब ओपन ट्रेड की बात आई तो नियम और कायदे तय हुए कि डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से फ़र्क किया जाएगा, पॉलिसी के लेवल पर उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी होंगी और कहाँ पर कितनी बंदिश होगी। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद जब 2018 में आज बात करते हैं और दुनिया की 2 बड़ी शक्तियाँ सीधे सीधे क्या उन नियमों का उल्लंघन करती नजर आती हैं जो तमाम पॉलिसी हमने देखी थी, उस लेवल पर कहाँ एक बड़ा टर्न आया जिसके बाद आज ये हालात हैं? आप 2 बड़े देश उल्लंघन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि WTO इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, क्योंकि उसका आज तक WTO हमने बना के 1974 या 76 94 से हम लोग वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लेकिन तब से अब तक जो ट्रेड लिबरलाइजेशन हम करना चाहिए, कोई बैरियर्स नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमने बताया और WTO में मेंबर्स अग्री भी किया। वो शुरू किया था दोहा राउंड से, और अरुण जी के साथ हम कैंकुन में थे जब ये ट्रेड फैसिलिटेशन वाला जब मुद्दा डिस्कशन पे थे। उसी मुद्दे पे ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, US, यूरोप वगैरह, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज को कि भाई अपना रास्ता खोलो, रास्ता खोलो। जब हम रास्ता खोलने के लिए अब तय हो गए, अब वो लोग अपना रास्ता बंद कर रहे हैं। तो this is like, you know, reversal of the liberalization process that is happening. One. Second part is just not, you know, उल्लंघन की बात आप जो कह रहे हैं, उससे आगे की WTO की जो अस्मिता, even its even existence is under big question today. In the context of what Arunji has said, saying that look, we need to have a free trade system where we can, you know, services can be provided to the world by countries like India, and also the products and merchandise export भी हम बहुत कुछ देश दुनिया के लिए दे सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना, अब डेवलपिंग कंट्रीज कर रहा है, बोल रहे हैं, और अब यूरोप एंड US पीछे हट रहा है। So it's like you have come फुल सर्कल, एक पूरा सर्कल घूम के वापस आए। एक ये दूसरी बात यह है कि आप हर बड़े देश में प्रखर राष्ट्रवाद की बात चल रहा है, द अमेरिका फर्स्ट। इस कैंपेन में ट्रम्प साहब अपना मैंडेट जीते हैं। फ्रांस, सेम इज द क्वेश्चन, जर्मनी, same is the question. So if these big nations say that, okay, we are going to be nation first and nothing else, and we are not going to open up anything for anyone else, then you are bound to come into such a situation. डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के अगर ओपन ट्रेड में देखें तो उस वक्त भी जब तय किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सहूलियत, क्योंकि वो मैदान में आ रहे थे, उतर रहे थे। और ऐसे में रविंदर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और जैसा कि बद्रीनाथ कह रहे हैं कि यू टर्न कहूँ या फिर पूरी तरीके से दरवाजे बंद करते हुए दिख रहे हैं, सीधे तौर पर अमेरिका फर्स्ट या चीन की अपनी पॉलिसी है उस तरीके से, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो ओपन ट्रेड का रास्ता था, क्या वो पूरी तरीके से बंद होता दिख रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर विकल्प क्या है?
देखिए, मेरे विचार से मैं इसी पॉइंट को लेता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं चाइना और इंडिया के ट्रेड का। अगर आज अमेरिका कह रहा है कि उसका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ, उसको ड्रास्टिक स्टेप्स लेने हैं। पता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ अमेरिका से भी ज़्यादा एज अ परसेंटेज। अमेरिका का डेफिसिट अराउंड $375 बिलियन आउट ऑफ 18 ट्रिलियन जितनी ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट। हमारा 63 बिलियन आउट ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारा 2.4% जाए कुछ बनता है। तो इन अ सेंस इंडिया के लिए सिचुएशन तो इवन मोर क्रिटिकल है देन कंपेयर टू अमेरिका। वन, सेकेंडली, ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें एक चीज और आनी चाहिए, जैसे अभी सर कह रहे थे कि WTO कैन बी रिडंडेंट नाउ और मे बी रिवाइज्ड। एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब ट्रेड डेफिसिट एक लेवल से आगे चला जाए, कोई ट्रिगर होना चाहिए कि उससे ज्यादा नहीं जाएगा between any two countries. आप again example of India and China I'll take. 60 billion, $63 billion every year is like I think करीब 4 लाख 4.5 लाख करोड़, which is outflow from our economy in a sense. तो उसको हमें करने के लिए definitely we should raise tariffs. Why not? For example, हमारी जो handheld phones की companies है, लावा, माइक्रोमैक्स वगैरह थी 5 साल पहले, they were doing well. They could have come up. Now they're wiped out. Who is there? The Chinese. So we have to be, I think, also protecting and furthering our own industry इस एंगल से। एक और सेकंड आप लीजिए, इस समय जैसे चल रहा है, मान लीजिए फेसबुक है, Amazon है, फेयर इनफ, दे वेलकम, दे शुड बी, बट डाउन द लाइन इनोवेशन हमारी कंट्री के अंदर विल बी स्टाइफल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। अगेन एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना ने अपना ऑल्टरनेटिव बना दिया ट्विटर का, फेसबुक का, व्हाटएवर एटसेट्रा, Tencent एंड अलीबाबाज एटसेट्रा, राइट। तो आर इंडस्ट्री ऑल्सो हैज टू ग्रो, हमें नर्चर करना है। तो इसमें बोथ आई थिंक टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कैन कम इनटू प्ले। आई ऑल्सो एग्री विद दुआ सर जो ये कह रहे थे कि ये जो वर्ड है ना कहने का ओपन ट्रेड, ये एक आइडियल सिनेरियो। वी से फ्री मार्केट्स, नो मार्केट कैन बी फ्री, आई मीन इन अ नोशनल सेंस, राइट। तो ये चीजें चलती रहेंगी, अच्छी बात है। वी शुड टॉक अबाउट फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड थिएटर, व्हाई नॉट, यू नो, एज अ प्रिंसिपल। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से हमें अपने बैकग्राउंड में अपना इंटरेस्ट देखते हुए, especially with regards to China, we need to be looking at, because our deficit with regards to China is worse than America right now. अमन, जो बात रविंदर कह रहे हैं कि किस तरीके से अगर भारतीय ट्रेड को देखें और जब ओपन ट्रेड की बात हो रही है, तो हम क्या उस ओपन ट्रेड के साथ खड़े होने पे जो देश के हित हैं या फिर हमारी जो इंडस्ट्री है उसको कितना लाभ, और हाल के कुछ वर्षों के अगर मैं आंकड़े देख रहा था, हालांकि निर्यात बढ़ा है कई देशों के साथ कुछ प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन अभी भी जो डेफिसिट है वो लगातार, उसका फ़र्क जो डिफरेंस है वो चौड़ी है खाई। नहीं, आपने बड़ी अच्छे, मेरे विचार में जो अरुण जेटली ने ये बात की है अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के संदर्भ में। और सिर्फ आज की बात नहीं है, जब ये WTO फेल करने लगा, जब अरुण जेटली गए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा फार्मर्स को सब्सिडी के ऊपर कहा, यूरोप में सब्सिडी चल रही थी, हिंदुस्तान में काफ़ी कम थी, और उसकी बात की गई और उसको कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जब हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। तब से उनका विचार इस तरीके से चलता आ रहा है। ये आज की डेवलपमेंट नहीं है, पिछले 15-20 साल में अरुण जेटली जी का विचार इस तरीके से ही कॉमर्स के अंदर ट्रेड में चलता आ रहा है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है देखने वाली आज के टाइम पे, कि ये जो क्लैशेस हो रहे हैं लार्ज इकोनॉमीज़ के बीच में ट्रेड के ऊपर, इससे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं जो क्रिपल्ड थी ग्रोथ के अंदर, इस वजह से कि वो एक बिग ब्रदर इफेक्ट जो बड़ी बड़ी कंट्रीज से उनको मिल रहा था, उसके साथ टाई अप की वजह से वो क्रिपल हो गई थी, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, ये सोच ही नहीं पा रही थी। वो सोचती हमारा जो सारा ट्रेड है बस उसी के साथ लिए है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो UK हो। इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो टाइड अप थी, छोटी छोटी कंट्रीज़। हिंदुस्तान भी काफ़ी हद तक टाइड अप था, बिकॉज अगर हम ट्रेड देखें ऑलमोस्ट अबाउट 40% करीब अमेरिका के साथ है, अबाउट 35-40% करीब यूरोप के साथ है, तो हम टाइड अप हैं। अब जब इस टाइप के क्लैशेस होते हैं तो हमारे पास एवेन्यूज़ खुलते हैं कि हम और जगह सोचें, ग्रो करें, कुछ करके दिखाएं। और ये जो अब ब्रेकअप्स हुए हैं, जो टाइअप्स हुए हैं, इससे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को, ट्रेड को ग्रोथ मिल रहा है। जब WTO ब्रेकअप किया, मल्टीलैटरल ट्रेड डेवलपमेंट ब्रेकअप करने लगा, फॉल आउट करने लगा, बंद नहीं हुआ पर फॉल आउट करने लगा, तो मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हुए, बाईलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हुए, FTA शुरू हुए, और उससे इकोनॉमीज़ को ग्रोथ हुई। चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जितने भी बाईलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनसे हिंदुस्तान को भी ग्रोथ हुई, औरों की भी ग्रोथ हुई। तो कोई अगर चीज़ फॉल करती है, उससे और भी बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी सारे ट्रेड एनालिस्ट इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे बेनिफिट करेगा। अब जैसे हम देखें कि जब ये इराक फॉल आउट किया 90s में, ऑयल डिबास्ट हुआ, हमारा हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा इराक के साथ था, नहीं मिल पा रहा था, तो फिर हमने डाइवर्सिफाई किया और कंट्रीज से हम अब ऑयल ले रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक कंट्री से ले रहे हैं। और इस वजह से आज की डेट में जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हो रही थी ऑयल के अंदर इंटरनेशनल मार्केट, तो हम लोग इतने डरे हुए नहीं थे। फर्क था बिकॉज ईरान के साथ हम रुपये के अंदर ऑयल देते हैं, डॉलर में नहीं करते हैं, पर अदरवाइज इतना डरे नहीं थे कि अब क्या होगा,
कल को हमारा धंधा बैठ जाएगा, मार्केट बैठ जाएगी, तेल नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे मूविंग करेंगे कैसे, वो सब डर नहीं था। वो इसीलिए था कि जितने भी सैंक्शंस हमें पिछले 30 सालों में अलग अलग देशों से ट्रेड के फैक्टर से या पॉलिटिकल रीजन से लगे हैं, उससे हिंदुस्तान निभर के आया है, उभर के आया है। और आज एक हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम ओपन ट्रेड को ओपन आर्म से एम्ब्रेस कर सकते हैं और कह सकते हैं विश्व के किसी भी मार्केट में हम उसको बढ़ाएं, वैल्यू ऐड करके दें, चाहे वो माल हम चाइना से ही लें, उसमें वैल्यू ऐड करके हम आगे दें, इनोवेटिव बने, आगे चलें। और ये जो चरण है अरुण जेटली जी की स्पीड से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और हम ट्रेड बेनिफिट्स जो हमें देखने को मिले पिछले 4-5 सालों में स्पेसिफिकली, सिर्फ कि ये नहीं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है तो वो तो है ही, हमारा जो FDI फ्लो हिंदुस्तान में बढ़ा है, जो री इन्वेस्टमेंट हो रही है हिंदुस्तान में, करीबन $5.5 बिलियन की री इन्वेस्टमेंट हो रही है। 2010 के अंदर करीबन $2 बिलियन पर मंथ था, इस समय $5.5 बिलियन पर मंथ है। आज से 15 साल पहले करीबन ओनली $0.2 बिलियन। तो ग्रोथ हुई है, पर पिछले 4-5 साल में जो एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई है वो हिंदुस्तान के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे, सिर्फ वो इंडिया में आ रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो एक ग्रोथ फैक्टर है, ये एक ट्रेड को बढ़ाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 4 साल में अलग अलग देशों में गए हैं, मीट्स में गए हैं, चाहे वो ब्रिक में हो, चाहे भी G20 में गए, फिनटेक को अभी ओपन किया रिसेंटली सिंगापुर में, ये क्लियर दिखाता है कि हिंदुस्तान के साथ जो इस समय ट्रेड लिंकेजेस विश्व चाह रहा है, चाहे वो छोटा देश हो, चाहे वो बड़ा देश हो, विकसित देश हो या डेवलपिंग देश हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो चाहता है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ के साथ हम किसी से ग्रोथ अपनी भी बढ़ा सकें। ओके परीना जी, जो बात कह रहे हैं अमन, किस तरीके से हम बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि आंकड़े, अगर पिछले 1 साल के मैं आंकड़े देख रहा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और कई जानकार ये भी कहते हैं कि जिस तरीके का ट्रेड वार चल रहा है, उसका फ़ायदा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और ख़ासतौर पर भारत जैसे देश, वो बेहतर तरीके से इस फ़ायदे का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, ओपन ट्रेड में ही हमारा बेनिफिट है डेफिनेटली, बट देर आर कंडीशंस इन विच वी कैन बेनिफिट इन अ बिग वे। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी इस स्थिति में ये है कि भाई US, यूरोप और वगैरह जो है डिफेंसिव में है। सो नाउ हमारा ऑफेंसिव इंटरेस्ट को हम लोग अचीव करना है। दिस इज व्हाट ट्रेड इज ऑल अबाउट। तो इसको वी नीड टू यूटिलाइज दिस पॉइंट। हम इसी को यूज करते हुए वी मस्ट बी एबल टू डू इट। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि भाई अपने इंडस्ट्री के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा या हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच नहीं पाएंगे देश दुनिया में, ऐसे नहीं है। और हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कॉम्पिटिटिव है and much better than countries like China and other places. So सीन ये है कि भाई open trade, yes, we need to be there, and developing countries अब फायदा उठाना चाहिए और उठा भी सकते हैं, और इंडिया कैन बेनिफिट इन a big way. But and this is the time where the entire Western world is on a defensive. So we must progressively, aggressively go ahead with it. धुआ सर, जिस तरीके का मोड है और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त भारत जैसे देशों के सामने है इस ट्रेड के बीच में, जब हम ओपन ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका लाभ किस तरीके से और हम देख सकते हैं। देखिए, वित्त मंत्री महोदय एक जमाने में वाणिज्य मंत्री भी होते थे, तो उनको अनुभव है। हाँ, उनको ये पूरा मालूम है कि क्या ओपन ट्रेड का क्या फ़ायदा होता है। चाहे हम WTO में उरुग्वे राउंड के बाद एग्रीमेंट नहीं हो पाया, दोहा राउंड का पर सब देशों ने कबूल किया हुआ है, हिंदुस्तान स्वीकार किया हुआ है, हिंदुस्तान ने भी, कि हम ओपन ट्रेड की तरफ टप्पे टप्पे में प्रगति करेंगे, ग्रेजुअली आगे जाएंगे। वही मत आज परसों जब कमिश्नर्स की कॉन्फ्रेंस उन्होंने भाषण दे रहे थे, यही मत व्यक्त किया है कि कुछ मुद्दे हैं ट्रेड रिलेटेड, कुछ मुद्दे हैं प्रोसीजर्स रिलेटेड, फैसिलिटेशन वगैरह के बारे में जो बात किया, और जिस तरीके से प्रोसीजरल चेंज हमने किया है पॉलिसी के लेवल पर, उसका इम्पैक्ट इस ट्रेड के साथ बिल्कुल आया है कि अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 52वें पोजीशन में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे आ गए, कहाँ आप 130 या 132 हुए थे 2 साल पहले, प्रगति जरूर हुई है। अब प्रश्न है कि फैसिलिटेशन एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि आप किस वस्तु को कहाँ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी तक चीन को सोया लगता है, सोयाबीन लगता है, अमेरिका से वो ले रहा था, अमेरिका सस्ता रेट में अमेरिकन फार्मर से जो ग्रो किया हुआ
वो उनका एक टेस्ट के अनुसार था जो उनको चाहिए, दूसरा सस्ता पड़ता था। भारत का वाले हम भी मध्य प्रदेश में बहुत सोयाबीन जैसे आपको मालूम है, खास करके 70% भारत का मध्य प्रदेश में होता है, हम नहीं कर पा रहे थे। अब जो विंडो मिली है हमें कि अमेरिका, चीन ने कहा कि हम उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं रिटेलिटरी मेजर में, क्योंकि अमेरिका ने उनको उनके आइटम से लगाया है, तो भारत को ये अवसर मिला है कि हम सोयाबीन चीन को एक्सपोर्ट कर सकें। चीन ने ड्यूटी भारत से आने वाले सोयाबीन के ऊपर कम भी कर दी है, और जो रेट्स हैं का एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर एक्सपोर्ट कुछ होगा तो सोयाबीन के रेट्स भी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं फार्मर डिस्ट्रेस, इसी कारण है कि प्रोडक्शन ज़्यादा और रेट्स कम। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको आइटम चुन के देखने पड़ेंगे प्रगति करने के लिए, अब अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, भारत बहुत वस्तुओं में, मैन्युफैक्चर्ड आइटम में कंपेटिटिव नहीं है चीन की तुलना में। चीन को उनका स्केल है, हमारे पास वो स्केल नहीं है। चीन में जो सुविधाएं दी जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, सस्ती पावर, सस्ती सड़क, सस्ते और टर्न अराउंड टाइम शिप्स का कम, जो वहाँ पे 14 घंटे में होता है, तो कहा जाता है कि कई चीज़ें, उन चीज़ों में 14 दिन भारत में लगते हैं। पर हमें उन चीज़ों को भी अभी देखने की जरूरत है। रविंद्र, बहुत संक्षेप में, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ वर्षों में जो कदम उठाए और जिसका असर देखा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या दूसरी जो सुविधाएं हैं कारोबार को लेकर, किस तरीके से ये तस्वीर को बदलता दिख रहा है। और जब हम ओपन ट्रेड की बात कर रहे हैं या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात हो रही है, उस पोजीशन में, यानी कि उन कदमों के साथ वो पोजीशनिंग कैसे बेहतर है, कितनी मजबूत पहले से? आई थिंक डेफिनेटली काफ़ी कुछ स्टेप्स हो रहे हैं, पर मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा इंप्रूव हुआ है, एंड अगेन पिकिंग अप ऑन मिस्टर दुवा's थिंग, मेजॉरिटी रीज़न ये हुआ है कि हमारा JNPT जो पोर्ट है और तुगलकाबाद जो कंटेनर डिपो है, इसकी प्रोसेसिंग टाइम को स्मूदन आउट कर दिया गया है। उसके कारण काफ़ी कुछ हमें इंप्रूवमेंट मिली अपनी ईज ऑफ डूइंग इसमें। तो बट अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट कि अगेन आप कुछ वर्षों की बात कर रहे हैं, मैं अगेन आई गो बैक टू माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन का एग्जांपल फॉर एग्जांपल, राइट। अच्छी कर रही थी कंपनी उस समय, हमें आई थिंक अपनी टैरिफ्स को मैनेज करना चाहिए था, हमें नर्चर करना चाहिए था ताकि वो ग्रो कर पाए, वो मेगा कॉर्पोरेशंस बन पाए। आज की तारीख में हमारे हैंड हेल्ड फोन्स की सारी कंपनीज आर आउट, राइट। सिमिलरली अगेन हमारी कितनी फेसबुक्स निकलेंगी हमारी कंट्री से, हमारे कितने गूगल बनेगा। आई एग्री ओपन ट्रेड होता है, विच शुड बी देयर एज अ प्रिंसिपल एंड वी शुड सपोर्ट इट, पर फायदा कहां, एसएमईज बनेंगे और हमारे पास स्केल नहीं है बिल्कुल। वॉलमार्ट अगर आज की तारीख में 1 मिलियन अंडरवेयर्स इंडिया में खरीदना चाहता है पर मंथ किसी मैन्युफैक्चरर से, नोबडी हैज दैट स्केल। हमें स्केल बिल्डअप करना है, तो उस तरह की मेगा कॉर्पोरेशंस हमारी कहां से बनेंगी, विच विल क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दैट इज द क्वेश्चन आई थिंक जो फेस कर रही है हमारी पॉलिसी एंड वी ऑल। अमन, एक आखिरी कमेंट, जो बात करें कि जब मेगा हम उसकी बात कर रहे हैं तो ब्रॉडन करना होगा एरिया और प्रोडक्शन को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए, उसकी डिमांड को मीट आउट करने के लिए और कुछ अहम कदम चाहिए। मेरे विचार में हिंदुस्तान जाना जाता है पिछले 2000-3000 सालों से क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए। जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ डिमांड अपने आप होती है, उसको डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय जो ट्रेड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ग्लोबल मार्केट्स। इस समय कोई भी देश उसको रोक नहीं पा रहा है, जिस तरीके से ट्रेड ग्लोबली कहीं से भी कहीं पे की जा रही है। प्रोडक्शन सेंटर्स जो हैं इस समय एक देश में नहीं है, एक एक कंपनी के प्रोडक्शन सेंटर्स अलग अलग देशों में फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स बना रहे हैं, और कोई एक लोकल बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सामान खरीदना है, सामान बेचना है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। सरकार कोशिश कर रही है कुछ करने की, और जो इस टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे हैं वो एक ट्रेड के अंदर एक नया भाव ला रहे हैं, एक नया चलन ला रहे हैं, जिसको सरकार को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। और मेरे विचार में हिंदुस्तान तैयार है और करने की कोशिश कर रहा है। ये कि ऐसा राइट टाइम है जब हम फ्लाइट ले रहे हैं कि वो एक हम स्पीड गेन अप करें ताकि हम अच्छी फ्लाइट की तरफ चढ़ सकें। थोड़ी बहुत इंपेडिमेंट्स हमेशा रहती हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। पर ये एक युवा शक्ति हमारे पास जो है, स्टार्टअप इंडिया जो ग्रोथ देखने को मिली है, जो देखने को मिली, हम माना जाता है कि सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर, वो भी देखने से पता चलता है कि हमारे में क्षमता है। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ अपने एक्सपोर्ट के संबंध में, कारण जो 315 बिलियन हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपोर्ट रहा है 5 साल पहले, अभी हमने चाहे जरूर पिछले साल से 12% 14% बढ़े, वो 250 बिलियन से हम 14% बढ़े, तब ये बात आई 280-290 पे। हमारी आज एक्सपोर्ट के जो सबसे 2 बड़े आइटम है, पेट्रोल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको रिफाइन करके वापस बेच रहे हैं,
जेम्स एंड ज्वेलरी जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर थोड़ा वैल्यू ऐड किया, एक्सपोर्ट किया, 40% जो भारत के 350 या 290 बिलियन डॉलर भी एक्सपोर्ट है, 40% इसका शेयर है। हमें जो कंपेटिटिवनेस बिल्ड करना है वो सतत लगातार करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें उसके बीच में आती हैं, सरकार की मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के बॉटलनेक्स निकालना, सब चीज़ें लगातार करनी पड़ेंगी। और साथ साथ मुझे लगता है कि हो सकता है ये हमारे जो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ये लेबर इंटेंसिव आइटम से ही नहीं, आपको स्टैंडर्डाइजेशन वॉल्यूम्स लाने के लिए शायद आपको ऑटोमेटेड प्रोडक्शन में ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो वो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। चलिए वक्त खत्म हो रहा, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि मुक्त व्यापार का रास्ता किस तरफ जा रहा है और दुनिया के जो विकसित देश हैं वो असल में इससे क्यों कतरा रहे हैं और भारत जैसे देश के लिए ये कितना मुनासिब और फायदेमंद है। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने दिखाया था खेलों में रैंकिंग को लेकर जो सिस्टम कुश्ती में अपनाया है, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम, उसको लेकर हमने कार्यक्रम दिखाया था 3 दिसंबर को। सोनम सिंह लिखते हैं कि हमारे देश में खेलों की तरफ बहुत कम ध्यान दिए जाने के बाद भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय है। अवसरों और सुविधाओं के चलते देश उतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाया जितनी प्रतिभाएं देश में मौजूद हैं और ऐसे में फेडरेशन का यह फैसला एक सकारात्मक पहल हो सकती है, बशर्ते इसका लाभ उन खिलाड़ियों को मिले जिन्हें इसकी जरूरत है। हर्षित हैं लिखते हैं कि देश में योजनाओं का शुभारंभ तो अच्छा होता है पर कुछ समय बाद ये अपने मूल उद्देश्यों से भटक सकती हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद या तानाशाही जैसे रोगों से घिर भी जाती हैं। अगर इस योजना को इन सबसे दूर रखा जाए तो देश की जीत की ओर ये आगे बढ़ चलेगा। आप दर्शकों का शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही हमें आप अपने सुझाव, राय या आलोचना मेल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।